आज हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज एक दिलचस्प कहानी है। इतिहास की यह सबसे रहस्यमयी और रोमांचक खोजों में से एक है। यह कहानी सिर्फ ईंटों और मिट्टी की ही नहीं, बल्कि यह एक खोई हुई दुनिया को फिर से खोजने की रही है। चलिए हम लोग देखते हैं यह सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ। तो आज से लगभग 100 साल पहले पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के हड़प्पा निवासियों को यह किंचित मात्र भी एहसास नहीं था कि अपने घरों के निर्माण में वह आस-पास जमीन में दबे जिन ईंटों का प्रयोग वह कर रहे हैं, वह ईंटें कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि एक आज से लगभग 5000 साल पहले एक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं। इनका एहसास उन्हें तब हुआ जब अंग्रेजों ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन के विस्तार के लिए ईंटों का सप्लाई वहां से करना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि एक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की और सर्वप्रथम चूंकि यह स्थल हड़प्पा की खुदाई की गई, हड़प्पा का पता चला, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता था। पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग भौगोलिक विस्तार देखते हैं। यह सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, आइए हम लोग इसका पूरा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हम लोग देख रहे हैं उत्तर उत्तर में मांडा। उत्तर में आपका मांडा है, यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तर में मांडा से दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में पश्चिम में जो है पश्चिम में जो है वह सूतकांगे डोर तक होगा। इसके विस्तार है पूर्व में मांडा, पश्चिम में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में जो है वह सूतकांगे डोर तक है। अगर पूरा हम लोग इसकी क्षेत्रफल विस्तार अगर हम लोग इसका देख ले रहे हैं, इसका अगर हम लोग पूरा विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण यह 1100 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक यह विस्तृत क्षेत्र है। अगर इसकी पूरी क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लें तो क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकृति है वह त्रिभुजाकार आकृति में है। इसका विस्तार जो है वह त्रिभुजाकार आकृति में है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कुछ शब्द में यहाँ हम लोग इस्तेमाल किए हैं बीसी। बीसी से सीधा संबंध है बिफोर क्राइस्ट। हम लोग अंग्रेजी में पहले दो तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आपके लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक शब्द आता है आपका है बीसी। बीसी का सीधा तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। कभी कभी हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं उसमें कुछ चीज के आगे लिखा होता है एडी। एडी का तात्पर्य होता है एनो डोमिनी। यह दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। अब आधुनिक समय में बीसी की जगह हम लोग
BCE का प्रयोग करते हैं और AD की जगह CE का प्रयोग किया जाता है। BCE अर्थात बिफोर कॉमन इरा और CE कॉमन इरा के लिए। अभी आधुनिक समय में ये सभी भी सामान्यतः प्रयोग किए जाने लगे। लेकिन हम लोग जो अभी इस स्लाइड में जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं, वह BC और AD ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। अलग-अलग इतिहासकार इस हड़प्पा सभ्यता को अलग-अलग अपने अनुसार से इसकी अलग-अलग काल में इसको निर्धारित किए हैं। सर जॉन मार्शल जो हैं, वह इनका इतिहास जो है काल निर्धारण 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक ये इनकी जो है कालखंड मान रहे हैं। सीजे गैंड है, यह 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानते हैं। व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल निर्धारण कर रहे हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति जो सबसे आधुनिक पद्धति है, इस पद्धति के तहत हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल निर्धारण है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वमान्य काल उदाहरण है, वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यह जो है सबसे ज्यादा वैलिड जो मानी जाती है, इसको माना गया है और इसे ही हम लोग ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, इनके खोज करता है दयाराम साहनी। 1921 में इसकी उत्खनन कार्य हुई थी। वर्तमान समय में यह जो अवस्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पर। हम लोग पहले भी बताए थे कि यहीं पर सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी। 100 साल पहले, आज से लगभग 100 साल पहले हड़प्पा के लोग, पाकिस्तान पंजाब के मोंटगोमरी जिला के लोग जिन ईंटों को प्रयोग कर रहे थे, उनको एहसास नहीं था कि यह जो ईंटें कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि एक विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। उनको एहसास तब हुआ था जब अंग्रेजों ने हमें बताया कि भाई ये कोई साधारण ईंटें नहीं, ये एक डेवलप सिविलाइजेशन का ईंट है। अब देखिए महत्वपूर्ण स्थलों में है हड़प्पा, खोज करते हैं इनके दयाराम साहनी, वर्ष 1921। अभी स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, हड़प्पा नामक स्थल से। यहाँ से जो उत्खनन में जो चीजें प्राप्त हुई है, वह अन्नागार है, बैलगाड़ी है और कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है, वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का तात्पर्य होता है, शाब्दिक अर्थ है इसका मृतकों का टीला, मृतकों का टीला है। इनके जो है खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी और इसका जो खोज है, वह 1922 ईस्वी में हुआ था। इसकी अवस्थिति यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। एक चीज़ और भी यहाँ देखिएगा कि कभी-कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। बहुत सारे बहुधा एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किस नदी पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है, वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो भी है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, लेकिन ये लरकाना जिला में और मोंटगोमरी जिला में। यह जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो है, वह सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है? मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन में जो हमें अवशेष मिले, उत्खनन में जो महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिली है, वह है विशाल स्नानागार। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ग्रेट बात। अभी इन सभी चीज़ों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद है अन्नागार, कांसे की नर्तकी, वसुदेव महादेव के मुहर, एक पुजारी, पुजारी संभवतः जो है, वह पुजारी की मूर्ति है, बुने हुए कपड़े, इन सभी उत्खनन में सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला हम लोग देख ले रहे हैं चान्हो दड़ो। चान्हो दड़ो जो है, वह सिंध नदी के सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के सिंध प्रांत में है। यहाँ से जो उत्खनन में जो चीज़ें मिली हुई है, वह मनके बनाने का फैक्ट्री मिला हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान, ये सभी यहाँ पर मिले हुए हैं। अगला हम लोग स्थल देख रहे हैं, वह है कालीबंगा। कालीबंगा, इसका शाब्दिक तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा, अमलानंद घोष
1953 में इसका खुदाई हुआ था और यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। इसमें जो उत्खनन में जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, अग्निवेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी के हल का प्रतिरूप, लोथल, लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे और यह एक गोदीवाड़ा था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमें क्या उत्खनन में मिली हुई है, मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल के भूसी, अग्निवेदिकाएँ, शतरंज के खेलने का जो कुछ हम लोग देख रहे हैं रूप, ये सभी चीज़ें मिला हुआ है। बनावली, बनावली आरएस बिष्ट 1974 में इसकी खुदाई किए थे। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। बनावली से मनके, जौ और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। धौलावीरा, इसका भी आरएस बिष्ट 1985 में खुदाई करवाते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से जल निकास का उत्तम प्रबंध मिला हुआ है। इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम लोग देख ले रहे हैं कि यह जो सभ्यता देख रहे हैं, वह हम लोग कैसे इसका हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में बहुत सारे मुहरे मिले हुए हैं और इन सभी मुहरों के आधार पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर है, वह सेलखंडी से बने होते थे और सभी मुहरों में लगभग-लगभग अधिकांश मुहरों में जानवरों के चित्र के साथ कुछ लिपियाँ अंकित है। यहाँ हम आपको कुछ स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो कुछ मुहरों का यहाँ पर हम लोग फ़ोटो दिखा रहे हैं। सभी मुहर में आप देखेंगे कुछ पशुओं की आकृति है और उसमें कुछ लिपियाँ अंकित हैं। पशु, सभी पशु अब आपको ज़रा ध्यान देना है कि आप इन सभी जो हड़प्पा सभ्यता के मुहर हैं, इनमें से आप कितने पशुओं को आप पहचान पाते हैं? ज़रा गौर से देखेंगे, किन-किन पशुओं को आप पहचान पाते हैं? अब देखिए, एक सींग वाला गैंडा, ये एक सींग वाला गैंडा है। आगे देखिए कुछ लिपियाँ हैं यहाँ पर, कुछ लिपि दिया गया है, कुछ चित्र हैं, आगे कुछ भी चित्र वगैरह दिया गया है। क्या आप इन चित्रों को पढ़ने में समर्थ हैं? क्या लिखा हुआ है? इन सभी चित्रों से किसी भी लगता है कि आप कुछ को भी आइडेंटिफ़ाई या पढ़ पा रहे हैं? संभवतः नहीं। कारण कि आज तक इन सभी लिपियों का अध्ययन नहीं हो सका है। लेकिन फिगर में जब हम लोग देखते हैं, मुहरों में प्रधानता देखते हैं, वह सर्वाधिक जो है वह एक सींग वाले गैंडे का मुहर पाए गए हैं। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला जो जानवर था, वह एक सींग वाला गैंडा था। इनके बाद जो महत्वपूर्ण दूसरे नंबर पर है, वह ऊपर वाला साँड़ है। अगर हम लोग इसको और भी अगर मोहरों से अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा। कुछ ये साइन बोर्ड है, जो 10 ये में है संकेतों में है। यह धौलावीरा से प्राप्त साइन बोर्ड है। वहाँ पर कुछ ये संकेत दे रहे हैं। ये सभी ये थी। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कौन-कौन से चरण थे। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में बाँटा जाता है। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। प्रारंभिक सभ्यता का काल 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रहा है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का जो चरण है, यह विकास का नींव था। यहाँ जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है, मुख्यतः घग्गर और हाकरा नदी के किनारे विकसित हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग घग्गर और हाकरा की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ मुख्यतः शिकारी संग्रहकर्ता और आरंभिक कृषि का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ से शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से स्थायी कृषि और नगरीय जीवन की ओर यहाँ से सभ्यता का विस्तार होता है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है मेहर, कोटजी मेहर, कोटजी ये सभी इनके प्रमुख स्थल हैं।
परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का अगर हम लोग देख लेते हैं, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता सबसे उन्नत और संगठित अवस्था थी। यह सभ्यता जो है तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत उन्नत थी। विश्व की जितने भी प्राचीनतम सभ्यताएँ हैं, उन सभी से सभी सभ्यताओं से उन्नत यह थी। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे साक्ष्य, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, ये सभी इनके जो हैं स्थलों में से प्रमुख स्थल हैं। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, यह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद का है। इसे अक्सर उत्तरवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पाई संस्कृति कहा जाता है। यह संक्रमण काल था जिसमें परिपक्व नगरीय जीवन धीरे-धीरे ग्रामीण और सरल जीवन शैली में बदलने लगा। पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह नगरों में था और यहाँ से जब हम लोग आते हैं उत्तर हड़प्पाई सभ्यता में, तो नगर से जो है नगरीय सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता में धीरे-धीरे बदल जा रही है। ये था। अब हम लोग देख रहे हैं अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता में निर्वाह के कौन-कौन से तरीके थे। निर्वाह के तरीके क्या जीवन निर्वाह के लिए कौन-कौन से तकनीक अपनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी वह कई प्रकार के पेड़-पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर जिनमें मछली भी शामिल है, इनसे भोजन प्राप्त करते थे। एक आप यहाँ पर इन इस चित्र में हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं। इस चित्र में आप ज़रा इसको पहचानने की कोशिश करिए कि ये 2 चित्र को आप बढ़िया तरीके से पहचान सकते हैं। क्या ये मछली से मिलता-जुलता है? चूँकि लिपियों में यह मछली प्रदर्शित हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी सिर्फ़ केवल पेड़-पौधों के उत्पाद से ही वो लोग भोजन नहीं प्राप्त कर रहे थे। जानवरों से भी वो लोग भोजन प्राप्त कर रहे थे। इनके खाना में मछली का साक्ष्य यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स इन लोग मछली भी अपने भोजन में इन लोग सम्मिलित करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरा और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। इन सभी का हम लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग देख ले रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मिली जानवरों की हड्डियाँ, कौन-कौन से जानवर के वहाँ अस्थियाँ मिली हुई हैं। ऑब्वियसली सी बात है, आज से 5000 साल पहले कोई उस टाइम के जानवर तो मिलेंगे नहीं, अब उनकी हड्डियाँ ही मिलेगी। कौन-कौन से जानवरों की हड्डियाँ मिली हुई हैं, इन सभी चीज़ को हम लोग देख ले रहे हैं। तो उन सभी हड्डियाँ में पहले जो मिली हुई है, बैल, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सभी की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। जंगली प्रजातियों में जंगली सूअर, हिरन, घड़ियाल, इन सभी की हड्डियाँ मिली हैं। अब ये हम लोग नहीं जान पाए हैं क्योंकि यहाँ से जो है वह जो है हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो हैं, इन सभी हिरण या फिर अन्य भी जंगली जानवरों की जो अस्थियाँ मिली हुई हैं, इसके आधार पर हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि इन लोग इन सभी चीज़ का जो शिकार है, वह स्वयं करते थे या कोई एक ऐसा समुदाय था, जिनसे यह मांस प्राप्त करते थे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इनके जब हम लोग औज़ारों को देखेंगे, तो इनके औज़ारों को देख कर के ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वह शिकार करने के योग्य थे। ये सभी जो है, यह पालतू थे और ये सभी जंगली जानवर हैं। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कैसे कर रहे थे? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वह सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर अवस्थित है। अभी हम लोग तुरंत दिखा रहे हैं। अब हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है? अगर देख ले रहे हैं, अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं, यहाँ पर है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सभी सहायक नदियों के आसपास ये सब ये जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और इन सभी नदियों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था। प्रत्येक साल बाढ़ आती थी। बाढ़ अपने साथ उपजाऊ जो है
वह मिट्टियाँ भी लाती थी और इन सभी क्षेत्रों में फैला देती थी। तो सामान्यतः जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वह बाढ़ आने पर लगभग जो है अक्टूबर-नवंबर में फसल बो देते थे और अप्रैल का जब महीना होता था, जब बाढ़ उतर गया मार्च-अप्रैल, तो इसके बाद यह फसलों को काट लेते थे। यह इस प्रकार यहाँ पर जो है उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी थी। ठीक है? अब आगे भी है, इन सभी चीज़ का कैसे हम लोग कह ले रहे हैं? ये हड़प्पा सभ्यता से एक मुहर मिला हुआ है, जहाँ पर बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला हुआ है। बैलगाड़ी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं, हल का प्रतिरूप भी बहुत जगह से मिले हुए हैं। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी इस प्रकार से रहा होगा। एक आगे यहाँ पर एक और भी दिया हुआ है, धौलावीरा का चित्र दिया हुआ है। धौलावीरा में आप लोग देखें, एक जलाशय है, यहाँ पर एक पानी को स्टोर करके रखने के लिए, क्योंकि यह जो सभ्यता है, वह अर्धशुष्क क्षेत्र में था और अर्धशुष्क क्षेत्र रहने के कारण यहाँ पर जो है सिंचाई का भी प्रबंध, इन लोग पानी को स्टोर रखने के लिए भी व्यवस्थित रूप से व्यवस्था किए हुए थे और यह जो जलाशय है, वह पक्के ईंटों से बना हुआ था। ठीक है? धौला यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य फसल हैं, इनके मुख्य फसल में गेहूँ, जौ, मसूर, मटर, चावल, तिल और सरसों आदि थे। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं हड़प्पा सभ्यता और इसका नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता और इसके नगर नियोजन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए ही समकालीन सभ्यताओं में सबसे अधिक सर्वाधिक विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता का हम लोग टाउन प्लान हम लोग देख ले रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता दो क्षेत्रों में पूरा बटा हुआ था। लगभग हड़प्पा सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं, ये अधिकांश जो है वह दो क्षेत्रों में विभाजित थे। एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। पहला जो है वह दुर्ग में बटा हुआ था, तो दूसरा निचला शहर में बटा हुआ था। दुर्ग जो है वह ऊंचा, यह चारों ओर रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, जबकि यह जो है निचला शहर वह सिर्फ केवल छोटा सा, छोटा केवल इसमें दीवार था, बहुत ऊंची दीवार नहीं थी। यह इस प्रकार यह विभक्त था। पूरा जो हम लोग देखते हैं, ये जो शहर है वह दुर्ग और निचले शहर में विभाजित था। रक्षा प्राचीर, ये देखिए कि बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री है वो ऊंचा है। देखिए पूरा आपको ऊंचा मिलेगा रक्षा प्राचीर। और यह संभवतः जो है विशिष्ट वर्गों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थल था। कॉमन लोगों के लिए ये टाउन है। कॉमन लोगों के लिए इधर इधर सब पूरा रह रहे हैं कॉमन। और जब हम लोग अगर इनका नगर नियोजन देखेंगे तो सभी क्या है, सड़कें सीधी, सड़क सीधी है, एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। जो यहाँ के नगर हैं वह बिल्कुल सुव्यवस्थित एक योजना के तहत बसाए गए थे। दुर्ग रिहायशी लोगों के लिए या विशिष्ट लोगों के लिए, और जो निचला शहर है वह सामान्य लोगों के लिए स्थल था। अब हम लोग उसी को देख ले रहे, थोड़ा सा और बढ़िया विस्तार से देख ले रहे। तो हड़प्पा सभ्यता को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया था। एक है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। दुर्ग में क्या है, दुर्ग में दुर्ग जो है वह ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। पहले दुर्ग जो है ऊंचा किया गया था और ऊंचे पर इसको जो है दुर्ग को बनाया गया था और यह चारों ओर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसमें आमतौर पर प्रशासनिक भवन, अन्नागार, विशेष स्नानागार, ठीक, ये सभी स्थल उपस्थित थे और यह कहा जाता है कि यह जो है भाग शायद शासक वर्गों या उच्च वर्गों लोगों के लिए आरक्षित होता था। वहीं अगर हम लोग निचला शहर अगर हम लोग देख लेते हैं, निचला शहर
जो है व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। यहाँ पर जो है सीधी सड़कें, ईंटों के मकान, उन्नत जल निकास प्रणाली ये सभी उपस्थित था। यह जो है वह आम नागरिक, कारीगर, व्यापारी इन सभियों के लिए बना हुआ था। हर घर में अगर जब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के घरों में देखेंगे, उन घरों में जो है शौचालय और स्नानागार होते थे। नालियाँ जो है, नाली का और जल निकास का उत्तम प्रबंध होता था। अब हम लोग देख ले रहे हैं गृह स्थापत्य। हड़प्पा सभ्यता में जो है वह घर कैसे बने हुए थे। एक यहाँ पर आपको 2 फिगर दिया हुआ है। पहला अगर आप लोग फिगर इसको देखेंगे, इस फिगर को देख कर के आप बताइए तो आँगन कहाँ है? आपको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आँगन कहाँ है? सीढ़ी, रसोई आपका जो है मुख्य दरवाज़ा कहाँ पर है? इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से अगर कोई एंट्री कर रहा है हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता ये है प्रवेश द्वार। अब इस प्रवेश द्वार से किसी भी बेडरूम पे दिख सकता है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता का जो गृह निर्माण है, वह बड़ा सुनियोजित ढंग से बना हुआ था। मुख्य दरवाजे से कभी भी इनके जो है शयन कक्ष वगैरह नहीं दिखते थे। ये आँगन है, आँगन के बाद रसोई घर, प्रत्येक घर में रसोई घर है, स्नानागार है और कुआँ का घरों में लगभग कुआँ का एक कांसेप्ट बना हुआ था, जो बाहर से ही कोई अगर राहगीर भी है, कुआँ बाहर से भी वहाँ पर आकर के वो उस पर पहुँच सकता है। ये कुछ हड़प्पा सभ्यता है और उनके कुछ स्थापत्य जो है गृह स्थापत्य के कुछ उदाहरण हैं। अगर इस स्लाइड में हम लोग एक है आपको एआई का इस्तेमाल करके इसको डाला गया है। तो अगर आप लोग अगर इसको देख ले रहे हैं, ठीक है? इसमें देखिए सड़कें आपको एक सीधी दिखेंगी। हड़प्पा सभ्यता की जो है उम, गृह निर्माण में, स्थापत्य कला में सड़कें जो है एकदम पूरी सीधी और एक-दूसरे को समकोण पर काटते थे। प्रत्येक घरों से जो है वह जल निकास का उत्तम प्रबंध था। ये देखिए नाली है। जल निकास के लिए नाली पक्की नाली का इस्तेमाल किया गया था, पक्की नालियों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और नालियाँ ढकी हुई थी। नालियाँ हमेशा ढका हुआ रहता था। इन सभी के ऊपर अब हम लोग देख ले रहे हैं स्थापत्य कला में भी भारत में सर्वप्रथम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित स्थापत्य निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा संस्कृति की लंबी और वैविध्यपूर्ण कहानी का आरंभिक बिंदु है और ये स्थापत्य का जो मुख्य विशेषताएँ हैं, वह है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर बसे हुए थे, वह ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे। ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर जो यहाँ पर बने हुए थे, वह पक्की ईंटों से बने गए थे। ईंटों का जो अनुपात है, प्रत्येक हड़प्पा के जितने भी स्थलें हैं, उन सभी स्थलों में जो भी ईंटें मिले हैं, उनका एक निश्चित आकार था। सभी में निश्चित आकार था। गृह निर्माण में जो है, वह ईंटों के अतिरिक्त लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है? घरों के बीच में बरामदा बरामदा भी होते थे। जल निकासी के लिए उत्तम व्यवस्था है और यह हम लोग कह सकते हैं कि अद्वितीय विशेषता ये है। विश्व में समकालीन जितने भी सभ्यताएँ हैं, उन सभी में किसी में भी इतने उत्तम जल निकास का प्रबंध नहीं था, जितना जो है हड़प्पा सभ्यता में था। नाली जो है वह ढकी हुई मिलती है, ठीक है? अब हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में बहुत सारे भवन मिले हैं, लेकिन मंदिर का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग विशेष धार्मिक के बारे में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार या मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता से एक मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है। यहाँ पर इसके चित्र हैं। हड़प्पा सभ्यता का यह है विशाल स्नानागार। इसमें विशाल स्नानागार में आप देखिए इसकी लंबाई 11.5
88 मीटर और इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर है और ये जो गहरा है इसकी गहराई वह 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार था और विशाल स्नानागार के उतरने के लिए विशाल स्नानागार के उतरने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बने हुए थे, उत्तर दिशा से भी और दक्षिण दिशा से भी सीढ़ियां बने हुए थे। इन विशाल स्नानागार के चारों ओर गौर से देखिए, चारों ओर आपको जो है वह भवन मिलेंगे, चारों ओर कमरे बने हुए थे और संभवतः इन कमरों का इस्तेमाल स्नान करने के बाद जो है वह कपड़ा बदलने के लिए किया जाता था। इसी जगह जो है एक कमरे से कुआं मिला हुआ है जिसका संभवतः प्रयोग इस जलाशय में जल स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता था। आप लोग जरा गौर से भी अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो है दक्षिण पश्चिम हिस्सा में दक्षिण पश्चिम हिस्सा को अगर आप लोग बढ़िया तरीके से देखते हैं, इसके दक्षिण पश्चिम हिस्सा को आप देख करके थोड़ा सा हमको गौर से बतलाइए, आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? दक्षिण पश्चिम हिस्सा जल निकासी के लिए यहाँ पर उत्तम प्रबंध किया गया है। तो इस प्रकार जो है वह हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार की मुख्य विशेषताएं। यह सभ्यता एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल थी। विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक स्थल थी। इसका आकार 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। जब पूरी जो है स्नानागार वह पक्की ईंटों से बनाया गया था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम और बिटुमिन का परत से लेपित किया गया था। बगल का कमरा में कुआं बना हुआ था और इस कुएं को जो है वह जल का प्रबंध किया जाता था। उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं जिसका इस्तेमाल संभवतः कपड़ा बदलने के लिए या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। यह एक सार्वजनिक उपयोग के लिए था और धार्मिक अनुष्ठानों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार की कुछ विशेषताएं थी। अब हम लोग देख रहे हैं ईंटे, मनके और अस्थियां। ठीक है, ईंटे, मनके और अस्थियां। ये मैप है आपका और मैप में अगर हम लोग देखते हैं चान्हो दड़ो को चिन्हित करना है। ये है चान्हो दड़ो और ये है मोहनजोदड़ो। अगर दोनों में अगर हम लोग तुलना करते हैं तो मोहनजोदड़ो जहां है वह 125 मोहनजोदड़ो जहां है अगर इसका क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर का है, वहीं चान्हो दड़ो जो है वह 7 हेक्टेयर में ही है, विस्तृत है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसमें तुलनात्मक करते हैं, चान्हो दड़ो जो है वह पूरी तरीका से शिल्प पर केंद्रित था। यहाँ पर शिल्प कार्य किए जाते थे। चान्हो दड़ो में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण, बाट बनाना, ये सभी सम्मिलित थे। कुछ यहाँ पर आपको हम फिगर दिखला रहे हैं, कुछ मनके हैं। ये मनके का कुछ आप फिगर देखिए। ये आप किन चीजों से बना हुआ था? जो मनके हैं वह कार्नेलियन, लाजवर्क, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखंडी, इन सभी चीजों से बने होते थे। इनके अतिरिक्त तांबा, कांसा और सोने जैसे धातुओं से भी जो है मनके बनाए जाते थे। कुछ मनके बनाने का औजार आपको यहाँ पर है, प्राप्त हुआ उत्खनन में। इसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि यह जो है वह एक जो है वह मनके बनाने का फैक्ट्री था और उनका हड़प्पा सभ्यता में चान्हो दड़ो एक मनके बनाने का फैक्ट्री के रूप में स्थित था।
शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन में किन किन चीजों का उत्पादन हो रहा था? मन के निर्माण है, मूल्यवान पत्थर जैसे कार्लिनियन, कांच, शंख, सोना, तांबा आदि से मन के बनाए जाते थे। चान्हो दड़ो और लोथल मन के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। दो केंद्र हैं उनके, चान्हो दड़ो और लोथल। यहाँ से मन के निर्माण का कार्य होता था। मनका का एक यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मनका का फिगर यहाँ आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मनका बहुत सारी धातुओं से बन रही है, बहुमूल्य पत्थरों से बन रही है। मनका कार्लिनियन का, लाजवर्द का, कांच, शंख, सोना, तांबा इन सभी चीजों से बनाए जाते थे। इनके अतिरिक्त जो वहां पर है वह शिल्प उत्पादन में मृद भांड का होता था। लाल मृद भांड पर काले रंग से चित्रित ज्यामितीय डिजाइन थे, ज्यामितीय डिजाइन की आकृति छपे होते थे। आप सभी अगर मृद भांड को देख रहे हैं तो आपको लाल मृद भांड है, सब इनका जो बैकग्राउंड मिलेगा वो लाल रंग का मिलेगा और इन पे काले रंगों से पेंटिंग किया हुआ था और यह जितनी भी आकृतियां हैं सभी ज्यामितीय आकृति में मिले हुए हैं। धातु शिल्प, धातु शिल्प है तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टीना को मिला करके कांसा बनाते थे और उन लोग कांसे धातु का ही अधिकांश इस्तेमाल करते थे। कांसे की ही जो है वह अधिकतर औजार, बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती थी। एक जो है कांसे का यहाँ से जो है वह नर्तकी, कांसे की प्रतिमा या कांसे की नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अब इस प्रतिमा को अगर हम लोग देखते हैं, इस मूर्ति को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर से नीचे तक यह जो है वह आभूषण पहने हुए हैं। गला में आभूषण है, यहाँ आभूषण है, ये सभी आभूषण है और वहां पर जो उत्खनन से पुरुष भी मिले हुए हैं, पुरुषों की भी कुछ आकृतियां मिली हुई हैं, वहां पर भी पुरुष जो है बहुत सारे आभूषण मिलते हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण प्रिय थे और इनका निर्माण यहाँ हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। ठीक है, सोने, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी दांत और शंख इन सभी चीजों से आभूषण बनाए जाते थे। मोहर, सेलखंडी, स्टेटाइट इन सभी से मोहर बनाए जाते थे। मोहरों में, अधिकांश मोहरों में जो है वह पशु और इनके साथ कुछ लिपियां अंकित होती थी। संभवतः इन मोहरों का उपयोग व्यापार व्यापार के लिए किया जाता था। कपड़ा निर्माण, हड़प्पा सभ्यता में कपास का उपयोग होता था और यहाँ पर जो है वह इनके साक्ष्य भी, कपड़े के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र भी संभवतः इसकी रंगाई भी की जाती थी। अब यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कुछ जो है उनके आयातित बहुत सारी चीज ऐसा भी था जो उनके यहाँ प्राप्त नहीं होता था। उन कच्चे माल कहाँ से आयातित किए जाते थे उनकी कुछ सूची है। कांसा, ये सभी है, बर्छी, छुरा, शंख, ये सभी कुछ चीजें हम लोग देखे हैं। इन सभी चीज कहाँ से उन लोग प्राप्त करते थे, इनका सुदूरवर्ती व्यापार है। पहले हम लोग देख ले रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से कच्चे माल उन लोग कहाँ से प्राप्त करते थे, किन किन क्षेत्रों से आयातित करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चे माल, तांबा, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, राजस्थान के खेतड़ी से, खेतड़ी से उन लोग प्राप्त करते थे और इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान से भी प्राप्त करते थे। कांसा, तांबा और टीना को मिलाकर के कांसा बनाते थे। टीन आसानी से हड़प्पाई स्थल में नहीं प्राप्त होता था, यह अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। हजारीबाग और बस्तर, ध्यान रखेंगे आप लोग, जो स्पेशली जो है ये सभी पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा आयातित कहाँ से आयात किए जाते थे। बीपीएससी, जेपीएससी और ओडिशा पीसीएस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। हजारीबाग, झारखंड का हजारीबाग, यहाँ से टीना जो है गलाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। टीना जो हड़प्पा निवासी हजारीबाग से प्राप्त करते थे। ओडिशा, बस्तर
यहाँ से भी टीना मंगाते थे और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना कर्नाटक, दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। चांदी अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, राजस्थान से आता था। बहुमूल्य पत्थर है, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ से आते थे। लाजवर्द बदख्शा से आता था। गोमेद गुजरात के खंभात की खाड़ी से। शंख तटवर्ती इलाका, तो समुद्र का जो तटवर्ती इलाका है, गुजरात वगैरह का जो तटवर्ती इलाका है, तटीय इलाका जो है समुद्र के किनारे, इन सभी क्षेत्र से प्राप्त की जाती थी। लकड़ियाँ पंजाब हिमालय क्षेत्र को वगैरह से आ रहा था, मिट्टी स्थानीय स्तर पर, पत्थर जो है राजस्थान गुजरात के क्षेत्र से, और कपास सिंध और पंजाब के क्षेत्र से इनको प्राप्त होती थी। इन सभी का इस्तेमाल उद्योगों में होता था और इनसे लोग तैयार माल का व्यापार करते थे। अब एक हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सुदूर इलाकों के साथ उनका कैसा व्यापारिक संबंध था। तो एक सुदूरवर्ती इलाका से इनका कैसा संबंध था। ये था कि उन लोग कहाँ-कहाँ से सामान प्राप्त कर रहे हैं और तैयार मालों को उन लोग कहाँ पर दे रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, यह जो है एक ओमान से मिला हुआ मर्तबान है। ओमान से मिला हुआ मर्तबान। ओमान से मिला हुआ मर्तबान है। ये इन सभी मर्तबानों में हम लोग देखते हैं, अगर हड़प्पा सभ्यता का मर्तबान अगर है, हड़प्पा सभ्यता का मर्तबान अगर मेसोपोटामिया से मिल रहा है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि या तो यहाँ के लोग वहां गए होंगे या वहां के लोग यहाँ पर आए होंगे। सीधा सा है कि इनका रिलेशन कुछ ना कुछ रिलेशन था। क्योंकि हड़प्पाई लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हम लोग स्पष्ट इसकी व्याख्या भी कर पाने में समर्थ नहीं है। लेकिन कुछ मेसोपोटामिया के कुछ प्राचीन लेख है, मेसोपोटामिया के कुछ प्राचीन लेख, जिनमें से हड़प्पा कालीन सभ्यता के शायद व्यापार का पता चलता है। इसमें मेसोपोटामिया में स्थित अक्कद है। इनके प्रसिद्ध सम्राट हैं सारजोन। इनके प्रसिद्ध सम्राट हैं सारजोन। इनका कार्यकाल 2350 ईसा पूर्व के आसपास है। वही कार्यकाल है जो लगभग हड़प्पा सभ्यता का काल है। अब इनका कहना था, ये अपने लेखों में लिखे हुए हैं, जिन लेखों को आज पढ़ा जा सकता है मेसोपोटामिया के सभ्यता में। इनका दावा था कि दिलमुन, मगन, मेलुहा, इनके जहाज, जो दिलमुन, मगन और मेलुहा के जहाज हैं, वह मेसोपोटामिया के राजधानी में लंगर डालते थे। संभवतः जो है मेलुहा का संबंध या मेलुहा का प्राचीन नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही था। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हैं वह मेलुहा के नाम से भी जानते हैं। तो ये दर्शाता है कि इनका व्यापार जो है उन्नत अवस्था में था और कुछ जो सामग्रियां हैं वह इनके जो है विदेशों में प्राप्त हुए हैं। वो ट्रेड था, इनका सुदूरवर्ती देशों से संपर्क कैसे था, तो जल और स्थल दोनों मार्ग से इनका जो है व्यापारिक संबंध था। स्थल मार्ग में रूट, स्थल मार्ग के रूट दिए हुए हैं। इन मार्गों से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार कर रहे थे और जल मार्ग में ट्रेड रूट दिए हुए हैं। इसके माध्यम से इन लोग का व्यापार हो रहा था। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अंकित कौन-कौन सी बातें हैं प्रमुख। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो मात्रा में मिला है वह है एक सींग वाला गैंडा, यूनिकॉर्न मिला है। सबसे आम ये चित्र था, सर्वाधिक मात्रा में मिला है और इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पशु है वह एक सींग वाला गैंडा था। इसके बाद कुब्बड़ वाला बैल, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त इनके मोहरों में हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, मछली, ऐसी और भी अनेक अन्य वन जीवों का चित्र मिला है। मानव आकृति मिला हुआ है। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए योगी की मुद्रा मिली हुई है। कुछ विद्वान इसे जो है वह प्रारंभिक शिव का रूप मानते हैं। अब इन सभी का जो है मुहर का संभावित उपयोग जो है वह लगभग व्यापार के लिए किया जाता था।
अगर हम लोग मुहर एक हम लोग देख रहे हैं, तो इन लोग हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी और व्यापार इनका मुख्य उद्देश्य था। अपने साथ अगर इन लोग जाते थे, इन लोग पैक करके उसके ऊपर मुहर से इन लोग ये कर देते थे, मुहर लगा दिए। और मुहर लगा करके जहाँ पर जो तैयार माल जाती थी, अगर बिना मुहर सुरक्षित उसी टाइप से मिल गया, लोगों को लगता था ठीक है पैकिंग और जो हमारा डिलीवरी हुआ है, ये दोनों सही है। तो इसलिए इन लोग जो है अपने व्यापार के लिए इन लोग जो है मुहरों का इस्तेमाल किया करते थे। कुछ धार्मिक प्रतीक के लिए जो है मुहरों का इस्तेमाल किया जाता था, शासनिक उपयोग के लिए किया जाता था और ये सभी जो मुहर है वह स्टेटाइट या स्टेटाइट के बने होते थे, जिसको पका करके कठोर किया जाता था। हड़प्पाई लिपि की विशेषता हम लोग देख ले रहे हैं। लिपि, यह जो लिपि है वह प्रतीकात्मक था। अधिकांश इसमें चित्रों का प्रयोग किया गया है। पिक्टोग्राफी है ये। संख्या में लगभग जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह 400 से 600 अलग-अलग चिन्ह में पाए गए हैं। यह जो है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियां हैं वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी और फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इसलिए इस लिपि को गोमुद्रिका लिपि भी कहा जाता है। इनका जो है वह माध्यम है, जो लिपि जो हम लोग जान रहे हैं वह पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त मुहर, मिट्टी की गोलियां, बर्तन, औजार आदि इन सभी पर उत्कीर्ण है। इन्हीं आधार पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपियों का हम लोग अध्ययन कर पा रहे हैं। अब भाषा, यह किस भाषा में लिखा गया है, यह आज तक ज्ञात नहीं है। बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा आपके पास एक प्रश्न है कि क्यों रहस्यमय है यह लिपि? हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्यों रहस्यमय है? ऐसी क्या बात है कि यह आज तक इसको कोई पढ़ नहीं सका है? इसका कारण है कि कोई भी द्विभाषिक शिलालेख, बाइलिंगुअल हमको एक भी ऐसा शिलालेख नहीं मिला हुआ है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की भी लिपि हो और कोई अन्य सभ्यता जिसको पढ़ा जा सका है, उन सभी चीज़ को ज़िक्र हो। चूँकि बाइलिंगुअल कोई लिपि नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। एक उदाहरण है, जैसे रोसेटा स्टोन ने मिस्र की लिपि को समझने में मदद की थी, वैसा ही कोई द्विभाषीय स्रोत हड़प्पा की लिपि के लिए नहीं मिला है। इसलिए यह लिपि आज तक हम लोगों के बीच में रहस्य बना हुआ है और इसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा की जो लिपियाँ हैं, वह अधिकांश बहुत छोटा है। उन सभी जितने भी हैं मुहर वगैरह में 5 से 10 चिन्ह ही मिलता है, जिससे व्याकरण या वाक्य संरचना को समझना कठिन होता है। कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। अलग-अलग विद्वान अलग-अलग सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कोई भी सर्वमान्य व्याख्या इसका नहीं मिल पाया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए आज भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। एआई और मशीन लर्निंग का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इनके बावजूद भी इन लिपियों को डिकोड आज तक नहीं किया जा सका है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का माप-तौल। क्योंकि हम लोग पहले ही बोले कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह नगरीय सभ्यता थी और व्यापार इनका मुख्य साधन था। व्यापार के लिए इनको जो है निश्चित माप-तौल, व्यापार के लिए इन्हें एक निश्चित माप-तौल की आवश्यकता महसूस हुई और माप-तौल हड़प्पा सभ्यता के माप-तौल जो है वह अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक थी। व्यापार, निर्माण और शिल्प कला में सटीकता बनाए रखने के लिए इन्होंने मानकीकृत बाट और माप विकसित किए थे। बाटों का निर्माण जो है पत्थर, तांबा और कांसे से किया जाता था। सामान्यतः जो है हड़प्पा सभ्यता के बाट हैं वह 16 के गुणज में थे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 120 64, 160, 320, 640 इसके अनुपात में थे। बड़ा दिलचस्प यह चीज़ देखने वाली है कि 16 के अनुपात में आज भी आधुनिक समय तक भी जो है वह 16 और इसके गुणज का इस्तेमाल किया जाता था। हम लोग आधुनिक समय में 20वीं शताब्दी के आरंभ तक में जो है वह रुपया पैसा जो है 16 आने में चलता था। 4 आना 25 पैसों को हम लोग 4 आना कहते थे। 1 आना 4 आने मिल करके 8 आना मतलब 50 पैसा और 16 आना मतलब पूरा पूर्णतः 1 रुपया। तो आधुनिक समय में भी वो जो हमारा जो है 16 का जो है वह गुणक वो प्रयोग हो रहा था और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है इन्हीं 16 के गुणक का जो है वह प्रयोग होता था और बाइनरी सिस्टम पर ये आधारित है। लंबाई के लिए जो है मोहनजोदड़ो और लोथल से स्केल मिला हुआ है। नापने के लिए फिक्स मेजरमेंट के लिए एक स्केल मिला हुआ है जो हाथी दांत और सीप से बने हुए थे।
स्केल पर मिलीमीटर जैसे छोटे अंतराल भी अंकित थे, जो उनकी गणनात्मक दक्षता को दर्शाते हैं कि इन सभी चीज़ों का जो है हड़प्पा के निवासियों को ज्ञान था। सूर्यपोर्दा से तराजू का भी प्रमाण मिला है। आप स्पष्ट देखेंगे कि आपको बैलेंसिंग वेट जो है, तो तराजू वगैरह भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिखेगा। और ये सभी जो हैं, बाट जो हैं, वह घन के आकार के आपको दिखेंगे। ये सभी बाट घन के आकार में हैं, फिक्स माप में हैं। आप एक, ये, फिर ये, फिर ये, इससे बड़ा, सभी घन के आकार में मिलेंगे। अगर हम लोग इसको उदाहरण मान लेते हैं कि 1 है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इन सभी रेशियो से ये बढ़ते हुए जा रहे थे। अब यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता के हथियार, औजार। जो उत्खनन में जो औजार मिले हुए हैं, इन सभी अगर औजारों को अगर हम लोग देखते हैं, इन औजारों को देख करके कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इन औजारों का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता हो या शिकार के रूप में किया जाता हो। अपेक्षाकृत बहुत कम है। ये सभी अगर हम लोग औजार देख रहे हैं, इन सभी से इनका अगर हम लोग शीर्ष भाग देखते हैं, अगर इसमें से अगर हम लोग शीर्ष भाग देख रहे हैं इनके औजारों का, ये औजार जो हैं वह शीर्ष में देखें तो नुकीला नहीं है। नुकीला नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल जो है वह शिकार वगैरह के लिए नहीं किया जा सकता है। संभवतः इन सभी का कृषि कार्यों के लिए उपयोग होता था। आज तक हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर पाए हैं कि इन लोग कोई ऐसा शिकार करते थे। रक्षात्मक दृष्टि से ये सैन्य उपकरण भी नहीं नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वह शांति प्रिय थे और संभवतः इन लोग जो है वह सेना और सुरक्षा के मामलों में इन्होंने कम ध्यान दिया और शिकार वगैरह भी इन लोग कम कर पाते होंगे। अब आगे हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था था। यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगर हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर को अगर हम लोग देख रहे हैं, अध्ययन किए, तो वह जो है वह बिल्कुल अ, योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। सीधी सड़क, ग्रिड पैटर्न, जल निकासी का उत्तम प्रबंध, ये संकेत दिखाता है कि कोई न कोई एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था था जो इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करता था। बहुत सारे प्रशासनिक भवन हैं, विशाल अन्नागार, स्नानागार, इन सभी संरचनाएँ बताती हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक कोई केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का होगा। कौन इसको शासन कर रहा है? इनके चूँकि स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाए हैं, इसलिए अभी इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और हड़प्पा सभ्यता के भी लेख नहीं पढ़े जा सके हैं, इसलिए इसकी भी जो है क्लैरिफ़िकेशन नहीं हो पा रही है। राजा और पुरोहित वर्ग का शासन, कुछ विद्वान मानते हैं कि पुरोहित वर्ग है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो है शासन वो व्यवस्था को नियंत्रित करता था। कुछ लोग कहते नहीं कि जो है वह व्यापारी हैं, वह व्यापारी जो हैं वह, कुछ लोग बोल रहे हैं पुरोहित वर्ग है वह हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यवस्था को संभालते थे। कुछ का कहना है कि व्यापारी वर्ग हैं, वह जो है हड़प्पा सभ्यता का शासन निभाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि जब योगी मुद्रा में जो पाई गई पुरुष की मुहर है, वह जो है राजा या देवता हैं और जो सत्ता का प्रतीक हो सकते हैं। इसके बारे में अलग-अलग लोग व्याख्या कर रहे हैं। सैन्य शक्ति और रक्षा व्यवस्था का अभाव है। नगर नगर चारों ओर से अभी जो हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक स्थल हैं, वह दुर्ग और टीले में विभाजित थे। दुर्ग चारों ओर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ऊंचे चबूतरे पर इनके जो भी भवन निर्माण किए गए थे और निचला शहर है वह अपेक्षाकृत कम ऊंचा था और इसमें जो है वह योजनाकृत से शहर बसाए गए थे। इन सभी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह जब तक कोई एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था या कोई मजबूत शासन व्यवस्था नहीं होगी, तो इस टाइप से जो है वह योजनाबद्ध निर्माण नहीं किया जा सकता है। न्याय व्यवस्था और सामाजिक नियंत्रण, नगरों की सुव्यवस्थित योजना और साफ-सफाई के से यह संकेत मिलता है।
कोई भी न्यायिक या सामाजिक नियंत्रण प्रणाली रही होगी। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। ये हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन मातृदेवी और उर्वरता की पूजा। जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, वह प्रकृति के उपासक थे। एक मुहर मिला हुआ है, उसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा अंकुरित हो रहा है। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वह जो मातृदेवी है, वह उर्वरता का प्रतीक है और ये उर्वरता की जो है उसी को पूजा कर रहे हैं। ठीक है? एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है और यह जो है उर्वरता की देवी है। मातृदेवी और उर्वरता की पूजा करते थे। पशुपति और महादेव की पूजा। एक मुहर मिला हुआ है यहाँ। इस मुहर में अगर आप लोग देख रहे हैं, तो इस मुहर में आपको एक मुकुट मुकुट पहने हुए हैं। इस मुकुट में 3 सिंह दर्शाया गया है और इसके चारों ओर जो है वह पशु, हिरण, बाघ, भैंस और गैंडा, हाथी, इन सभी जो हैं वह चारों ओर से घेरे हुए हैं। हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रधानता को देख कर के हम लोग कह सकते हैं कि यह जो योगासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिनके ओर चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस है, यह जो है वह आदि पशुपति या शिव है। ठीक है? शिव का प्रारंभिक रूप है और इनकी पूजा की जा सक इनकी पूजा होती होगी। वृक्ष और पशु पूजा। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों में पीपल, नीम, बबूल जैसे वृक्षों की पूजा होती थी। कुब्बड़ वाला बैल इनका धार्मिक प्रतीक के रूप में पूजे जाते थे। अग्नि पूजा और धार्मिक अनुष्ठान। कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिका और हवन कुंड का प्रमाण मिला है। यह दर्शाता है कि अग्नि पूजा और यज्ञ जैसी परंपराएं प्रचलित थी। स्वास्तिक और सूर्य पूजा। तो हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह मिले हुए हैं और स्वास्तिक का चिन्ह मिलना यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्तिक चिन्ह का धार्मिक प्रयोग किया करते थे। जादू टोना और प्रेत विश्वास। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत ही अंधविश्वासी थे। इन लोगों को जादू टोना और प्रेत पे बहुत ज्यादा विश्वास था। ये लोग जो है वह ताबीज, बहुतायत मात्रा में भूत प्रेत और ताबीज से बचने के लिए ताबीजों का जो है यहाँ पे मिला हुआ है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है वह जादू टोना और प्रेतवाद पर विश्वास करते थे। मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधारणा। तो शवों के कब्र में जो भी, अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अगर हम लोग कब्र देखते हैं, तो उसमें बहुतायत मात्रा में उनके जीवन, दैनिक जीवन और जीवन के बाद में जो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, वो सभी चीज़ें उनके कब्र में रखी हुई पाई गई। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अब आगे हम लोग आ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इनके पतन के लिए इतिहासकारों में फिर से मतभेद है। अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग अपने अनुसार से व्याख्या कर रहे हैं। कुछ हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए प्राकृतिक कारणों को मानते हैं, कुछ बाह्य कारणों को जिम्मेवार मानते हैं, कुछ सामाजिक और आर्थिक कारणों को जिम्मेवार मानते हैं, कुछ वही बोल रहे हैं महामारी आदि इसके लिए जिम्मेवार हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता चूंकि नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई है और नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया है, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता जो है वह पूरी तरीके से समाप्त हो गई। कुछ लोगों का कहना है बाढ़ और सूखा पड़ गए, अचानक से बहुत सारा बाढ़ आ गई, अचानक से इस क्षेत्र में सूखा हो गया और अन्न उत्पादन नहीं हुआ, जिसके कारण से यह हड़प्पा तो अचानक से विलुप्त हो गई। कुछ लोग बोलते हैं भूकंप और प्लेट टेक्टोनिक, कुछ भूकंप आदि इस स्तर पर कुछ प्राकृतिक आपदा आई, जिनकी वजह से जो है वह हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोगों ने जलवायु परिवर्तन को माना है। कुछ लोगों का कहना है हड़प्पा सभ्यता जो है वह चूंकि इनके जो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और यहाँ पे जो भी औजार मिले हुए हैं, जो भी इनके हथियार वो छोटे-छोटे मिले हुए हैं। कुछ काँसे की जो बर्छा, छुरी, इनका संभवतः इस्तेमाल लड़ाई के लिए तो कम से कम नहीं किया जाता होगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर लड़ाई के लिए किया भी जाता होगा, तो एक जो बाहर की जो संस्कृति है, वह लौह युगीन थी। इनके हथियार लोहे के बने होते थे। तो
एक दूसरा लोग आए, आर्य लोग, उनके लोहे का औजार होता था और इनके कांसे का औजार, और जब आए तो इनके सामने इन लोग टिक नहीं सके, और इनके आक्रमण के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए हम लोग इतिहासकारों के भरोसे ही बस केवल इसको पढ़ लेते हैं। जो भी है, ये सभी इनके कुछ सर्वमान्य कारण हैं, दिए गए हैं, जिनके कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। आज हम लोग इसको पूरा तरीके से अध्ययन किए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ आप लोग के सामने हम लोग उपस्थित होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।